So dear students, here there is a question based upon testing. So it is no load test, okay? It is no load test or open circuit test, right? So the question is, a no load test was conducted on a 3-phase induction motor at different input voltage and input power. At different input voltage, different power obtained, and it was plotted against the input voltage. Okay, so मान लो इनपुट वोल्टेज को हम वेरी करेंगे, देन ऑब्वियसली इनपुट पावर मीनिंग द पावर कंज्यूम बाय द इंडक्शन मोटर वेरी होगा, नो डाउट इन दैट. एंड सेकंड थिंग इज वी हैव टू प्लॉट इनपुट वोल्टेज एंड पावर ऑब्टेन्ड, उसको हम प्लॉट करना है. सपोज मान लो हम पावर को एक्स एक्सिस में पावर को हम y एक्सिस में लिए हैं एंड इनपुट वोल्टेज को अगर x एक्सिस में लेंगे देन क्या होगा वो कर्व. ओके, द इंटरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रापोलेटेड कर्व ऑन y एक्सिस वुड गिव, ओके, द इंटरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रापोलेटेड कर्व ऑन y एक्सिस. आई थिंक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव सॉल्व इन ट्रांसफार्मर, राइट? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी सॉल्व इन ट्रांसफार्मर. ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, मान लो इन x एक्सिस वोल्टेज इज वेरिंग, इन y एक्सिस पावर इज वेरिंग, राइट? बाद में एक कर्व आएगा, कौन सा, अगर वोल्टेज को वेरी करेंगे तो क्या आएगा, इस टाइप का एक कर्व आता है. ठीक है, इसी टाइप का एक कर्व आता है. सो दिस इज नथिंग बट योर, दिस वन इज नथिंग बट योर कांस्टेंट लॉसेस. ये है आपका कांस्टेंट लॉसेस. सो व्हाट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ योर ट्रांसफार्मर? टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट लॉसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, इन केस ऑफ योर इंडक्शन मोटर व्हाट इज कांस्टेंट लॉसेस? आयरन लॉसेस एंड विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस. बट यहाँ पे वोल्टेज वेरी हो रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे आयरन लॉसेस क्या होगा? सी, आयरन लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर. ओके, आयरन लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर. सो यहाँ पे आयरन लॉसेस कांस्टेंट नहीं होता है, बट मैकेनिकल लॉसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस हमेशा स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है. एंड यू नो द इंडक्शन मोटर इज ए लाइक ए कांस्टेंट स्पीड मोटर, क्योंकि उसका स्पीड वेरिएशन फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज वेरी नैरो रेंज, क्योंकि उसका नो लोड टू फुल लोड स्पीड वेरिएशन एक नैरो रेंज में होता है. दैट्स व्हाई it is the speed variation is treated to be constant in case of your 3-phase induction motor, right? So mechanical losses is found to be constant, but your iron losses varies, and it depends upon the input voltage. So iron loss is directly proportional to V1 square, and this is nothing but your mechanical plus friction losses, meaning mechanical losses, not मतलब ये वाइंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस होगा. ओके, ये पार्ट जो एक्स्ट्रापोलेट, सी द इंटरेक्शन ऑफ दिस एक्स्ट्रापोलेटेड कर्व एंड द एक्सिस वाई एक्सिस इज नथिंग बट व्हिच वन, दैट विल गिव यू द मैकेनिकल लॉसेस. सो मैकेनिकल लॉसेस मीनिंग वाइंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस होता है. सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. क्या होगा सही आंसर? व्हिच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट. ओके, ओके, फाइन. Now let's start the new topic, speed control of induction motor. Speed control of induction motor. So it is 3-phase induction motor, right? Okay, so tell me, what is the expression of speed? It is given by ns into 1 minus s, correct? So speed of the rotor or speed of the induction motor is a function of which quantity? Tell me. N is a function of slip and synchronous speed, correct? So I need to vary the speed. So I can vary either slip or ns.
either I can vary sleep or synchronous speed, then only I can get variation in the speed. Just before I told you, just before 1 minute I told you, induction motor is treated to be a constant motor, sorry, constant speed motor, just because it is not exactly a constant speed motor, but the variation of speed from the no load to full load is in a very narrow range. That's why we treat the induction motor as to be a constant speed motor. So इसका इक्विवेलेंट डीसी मोटर क्या होगा? टेल मी. इसका इक्विवेलेंट डीसी मोटर क्या होगा? It would be DC shunt motor, because we know that the DC shunt motor speed torque characteristic is nearly a constant slope. जस्ट छोटा सा एक स्लोप बनता है. ओके, nearly it is found to be constant. So DC shunt motor and three phase induction motor both are the analogy is same, क्योंकि दोनों का स्पीड वेरिएशन बहुत ही कम होता है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, राइट. सो इन दिस केस वी हैव टू वेरी द स्पीड, करेक्ट, एंड स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ स्लीप एंड सिंक्रोनस स्पीड, करेक्ट. सो हाउ टू वेरी स्लीप एंड सिंक्रोनस स्पीड? सो मेरा टारगेट है एन को कंट्रोल करना है, एन को वेरी करना है. तो एन को कैसे वेरी करेंगे? स्लीप को वेरी कर सकते हैं या एनएस को वेरी कर सकते हैं. ये दोनों को अगर वेरी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्या चेंज होगा? स्पीड चेंज होगा. ठीक है, हमारा स्पीड चेंज होगा, राइट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. सो ऑब्वियसली स्पीड अगर चेंज करेंगे, कोई भी मैकेनिकल लोड का एक इंपॉर्टेंट चीज होता है. व्हाट इज दैट? दैट इज टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक. इट इज ए वेरी टॉर्क स्लिप और टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए मैकेनिकल लोड. ये मैकेनिकल लोड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है. ओके, सो यू माइट बी नोइंग देयर इज अ टाइप ऑफ लोड कॉल्ड कांस्टेंट टॉर्क लोड. कांस्टेंट टॉर्क लोड, इसका मीनिंग क्या है? कांस्टेंट टॉर्क लोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? इन द एक्स एक्सिस क्या वेरी होगा? स्पीड. टॉर्क इन द वाई एक्सिस, एंड ये क्या है? आपका कांस्टेंट है. सो इसको हम क्या बोलेंगे? एक कांस्टेंट टॉर्क लोड. राइट डाउन, कांस्टेंट टॉर्क लोड. सो दिस इज कैटेगोराइज्ड इनटू कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर लोड, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर लोड, इसको ये बोलते हैं. ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर लोड, राइट. नाउ सो टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क? टॉर्क इज गिवन बाय 180 बाय 2 बाय ns into SE2 square R2 divided by R2 square plus SX2 whole square. Okay, am I correct or not? The expression for torque is given by this one. Again we know that at running condition, रनिंग कंडीशन में स्लिप क्या होता है? आप बताओ. एट रनिंग कंडीशन स्लिप का वैल्यू क्या होता है? इट इज वेरी लेस. सो स्लिप का अगर वैल्यू कम होगा, उसका स्क्वायर भी तो बहुत ही कम होगा ना. दैट्स व्हाई आई कैन इग्नोर दिस टर्म इज इक्वल टू 0. सो आई कैन राइट हियर T electromagnetic is equal to 180 by 2 pi ns into
एस वी वन स्क्वायर R2 divided by R2 square. So what is V1 square? V1 square is the input applied voltage and E2 is the rotor induced voltage. So I told you earlier that is E2 is directly proportional to your supplied voltage. So can I write here? Okay. Now let me write the exact form. TEM is directly proportional to, यहाँ पे क्या होगा, just a minute, R2 square cancel out, correct? So the exact form will be TEM is directly proportional to S V1 square by R2. Now satisfied? Okay. इसका अल्टीमेट फॉर्म क्या होगा? TEM is directly proportional to S V1 square by R2. Okay. Now let us assume स्पीड कंट्रोल मतलब क्या है? स्पीड कंट्रोल मतलब क्या है? स्पीड वेरी होना, ये तो सही है, आई एग्री। लेकिन आपका जो मैकेनिकल लोड होगा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। मैकेनिकल लोड को हम वेरिएशन नहीं मानेंगे बिकॉज आई एम कंसिडरिंग स्पीड वेरिएशन। मुझे एप्लीकेशन डिफरेंट चाहिए। ओके, सपोज कंसिडर ए ट्रैक्शन ड्राइव। okay, consider a traction drive. So we have to assume the mechanical load or mechanical torque demanded by the traction drive is held to be constant. okay, traction drive एक हाई इनर्शियल लोड है, वहां पे पैसेंजर्स बैठेंगे, बट जो ट्रैक्शन का इटसेल्फ जो वेट होता है उसके सामने पैसेंजर का वेट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो इसीलिए हम उसको क्या मानेंगे? मैकेनिकल लोड इज फाउंड टू बी कांस्टेंट। मैकेनिकल लोड हेल्ड कांस्टेंट होगा, सो आपका टॉर्क डिमांडेड बाय द लोड भी तो कांस्टेंट होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? स्पीड वेरिएशन चाहिए कि नहीं? यस, क्योंकि देखिए यहां पे एक प्लेटफॉर्म है, सपोज दिस वन इज प्लेटफॉर्म ए एंड दिस वन इज प्लेटफॉर्म बी, नॉट प्लेटफॉर्म, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो दूसरा एक ही स्टेशन में 8-10 प्लेटफॉर्म होता है, बट मान लो ये है आपका स्टेशन ए, करेक्ट, एंड दिस वन इज स्टेशन बी। सो द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इज हाउ मच? सपोज इट इज 50 किलोमीटर। ओके, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इज 50 किलोमीटर। Suppose there is a train called X has to travel from A to B. Its average speed is suppose 60 km per hour, 60 kmph. Okay. You might be knowing कि ट्रेन का भी एक पर्टिकुलर ट्रेन का उसका मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब जो भी लोको पायलट होते हैं उनको पता होता है, एंड स्टेशन मास्टर को भी पता होता है। सपोज जनशताब्दी इज वन ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन। सपोज राजधानी एक्सप्रेस इज देयर, दैट इज फाउंड टू बी वेरी हाई स्पीड ट्रेन। एक पैसेंजर ट्रेन होगा, उसका स्पीड ओब्वियसली कम होगा। ओके, सिमिलरली तेजस एक्सप्रेस है, उसका स्पीड वो तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड एंड एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होता है, ऑब्वियसली अलग अलग होता है, एंड सारे ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड एंड एवरेज स्पीड अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो ये है सपोज आपका ये एक्स ट्रेन का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। सो डेफिनेटली स्टेशन ए का जस्ट नियर बाय पोजिशन, सपोज दिस वन इज सी पॉइंट विच इज 2 kilometer away from A, which is C is a station. नहीं, C is a particular, मान लो एक C is a particular point which is in between station A and B, which is 2 kilometer away from station A, So tell me what will be the speed of train X at point C. सो यहां पे सपोज मान लो आपका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर।
and here another point is there, that is point D. Another point is there which is point D, and D point is 23 kilometer away from point A. D point is your 23 kilometer away from point A, and the speed of train X at point D is 75 kilometer per hour. See, average speed is different thing. What is the average? Average speed means the average speed of the train in the particular journey. इसका मीनिंग ये नहीं होता है फ्रॉम A to B हमेशा 60 किलोमीटर रहेगा, ऐसे नहीं होता है. The point which is nearby station A is the point C which is nearby station A. वहां पे स्पीड क्या था 40, D में क्या था 75. सो बेसिकली क्या होता है, स्टेशन के बाद आपका स्पीड बढ़ने लगेगा. ओके, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अप एंड नियर टू स्टेशन बी इट विल स्टार्ट अगेन डिसेलरेटिंग. सो एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, इसका मीनिंग आपका स्पीड वेरिएशन होगा, करेक्ट. लेकिन स्टेशन ए में जितना मैकेनिकल लोड था, स्टेशन ए का मैकेनिकल लोड क्या होगा, ट्रेन इटसेल्फ एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स. स्टेशन ए में जितना मैकेनिकल लोड था वो कंटिन्यू होगा अप टू स्टेशन बी. ओके, उसके बीच कोई भी इंटरमीडिएट स्टेशन नहीं है. बट योर स्पीड विल बी वेरिंग ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेशन ए से तो आपका तुरंत ही 60 किलोमीटर पर आवर में नहीं जा सकता है. ओके, सो आफ्टर स्टेशन ए इट विल स्टार्ट accelerating, it will reaches to maximum speed, it will reach to its maximum speed. After that, near to station B it will again decelerating and finally speed will come to zero at station B. Finally speed will come to zero at station B. यही तो होता है ना. This thing happens to the train, right? So train journey is over now, right? ओके फाइन, आप समझ गए कि मैकेनिकल लोड मीनिंग मैकेनिकल टॉर्क इज हेल्ड टू बी कांस्टेंट, बट वी हैव टू वेरी द स्पीड और नॉट. यस, वी हैव टू वेरी द स्पीड. ऐसा नहीं है कि स्टेशन ए में मान लो 10 किलोमीटर पर आवर था, वो 10 किलोमीटर आवर कंटिन्यू होगा अप टू बी, नहीं. ओके, हमको स्पीड को एक्सेलरेट करना है, राइट. ये इनफैक्ट बहुत ही सिंपल चीज है. ये मैं आपको क्यों समझाया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट होगा सर स्पीड तो कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन व्हाई आर यू कंसीडरिंग मैकेनिकल टॉर्क और मैकेनिकल लोड इज कांस्टेंट. मैकेनिकल टॉर्क को आप कांस्टेंट क्यों रखे हो. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, राइट. सो अभी समझ में आ गया. सो मैकेनिकल टॉर्क इज कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या है, SV1 square by R2 is constant. SV1 square by R2 is constant. So मेरा टारगेट क्या है, स्पीड कंट्रोल. स्पीड कंट्रोल मतलब स्पीड इज ए फंक्शन ऑफ स्लीप एंड सिंक्रोनस स्पीड. सो मुझे क्या करना है, स्लीप को वेरी करना है. सो स्लीप हम कैसे वेरी कर सकते हैं, यहां पे आइदर I should vary the voltage, keeping R2 constant, or I can vary R2 keeping V1 constant, or simultaneously I can vary voltage and resistance. लेकिन एक चीज बताओ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक ही स्टेप में अगर कंप्लीट हो रहा है, एक ही एक्शन में आपका जो भी ऑब्जेक्टिव था वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो दोनों एक्शन क्यों लेंगे, दोनों एक्शन मीनिंग क्यों वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस दोनों को वेरी करेंगे. जस्ट अ मिनट, व्हाट इज V1, टेल मी व्हाट इज V1. इट इज द इनपुट वोल्टेज. R2 क्या है, इट इज द
रोटर रेसिस्टेंस। ओके, V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज। R2 क्या है? रोटर रेसिस्टेंस। सो मेरा टारगेट क्या है? आई हैव टू वेरी द स्पीड। So in order to vary the speed from this condition, I can easily vary the slip. So slip vary करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Either V1 को vary करूंगा और R2 को vary करूंगा, not both. Why? Because why unnecessarily I have to complicated this thing? I need a very simple life, right? I don't want to things to become very complicated. Correct? So first condition, write down the first method of speed control. Method 1. So it is the voltage control. इसका मीनिंग क्या है? R2 is kept constant. So I can write here S V1 square is constant. So मान लो initial slip was S1, initial voltage one V1,1, and in this next case, final case, the slip becomes S2 and voltage becomes V1,2 square. Okay, this is the condition. This is the condition for your speed control. This is the condition for speed control. Conditions for speed control. So, suppose in the initial case, this is the input voltage. And suppose this is the rated one. So suppose voltage vary हुआ. Voltage variation मतलब may be more or less. Variation मतलब क्या है? एक क्वांटिटी का वेरिएशन मतलब क्या है? उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ठीक है. फ्लक्चुएशन मतलब क्या है? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. राइट. सपोज मान लो वोल्टेज V1 is 230 volt, वोल्टेज V12 is 240 volt. इसका मीनिंग क्या है? वोल्टेज इंक्रीज हो गया. ठीक है, यहां पे वोल्टेज क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. सो आप बताओ S2 S1 का इनिशियल वैल्यू S1 का वैल्यू जो भी हो, S2 का वैल्यू क्या कम होगा या ज्यादा होगा? सो डेफिनेटली फ्रॉम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अगर V1 का वैल्यू V12 का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मीनिंग S2 हैज टू रिड्यूस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन. S2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन. करेक्ट है. S2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. राइट. सो S2 का S का वैल्यू अगर कम होगा, स्पीड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. पहले मान लो हाँ, स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ओके. सो क्या हो रहा है? बेसिकली स्पीड ज्यादा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए. तो ऑब्वियसली स्पीड कम करने के लिए हमको वोल्टेज को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए. राइट डाउन. टू
reduce the speed, we have to reduce the input voltage. We have to reduce the input voltage. Write down, write it properly. So this is the final conclusion. To reduce the speed, we have to reduce the input voltage. So my question is that to increase the speed, shall I repeat once again, to increase the speed, shall I increase the input voltage? To increase the speed, shall I increase the input voltage? The answer would be both yes or and no. The answer is both yes and no. So the answer is yes when the input voltage increased by a very small amount. Then only the answer is yes. How? And if I increase the value of if I increase the voltage to a very big amount, then the answer is no. Why? Because see, आपका जो भी इनपुट वोल्टेज होता है उसके लिए इंसुलेटर भी होता है. स्टार्टर वाइंडिंग है एंड स्टार्टर का कोर भी है. तो इन बिटवीन स्टार्टर वाइंडिंग एंड कोर आपका इंसुलेशन भी होता है. ठीक है. सो अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, सी एंड दैट इंसुलेटर रेटिंग इज बेस्ड अपॉन योर इनपुट वोल्टेज. रेटेड वोल्टेज के हिसाब से आपका इंसुलेटर डिजाइन होता है. अगर मोर देन रेटेड वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो इंसुलेशन में ब्रेक डाउन. So it is not applicable to apply the voltage more than the rated voltage, very high than the rated voltage. थोड़ा सा वेरिएशन चलेगा, within 10% it is allowed, but 50% increases in the applied voltage it not at all allowed. Okay, if you will apply more than the rated voltage, meaning very high value than the rated voltage, then insulation break will occur. Insulation will break. Okay. So मैं अगर स्पीड में बेसिकली इसीलिए क्या होता है, आपका लेबोरेटरी में इनपुट वोल्टेज को कभी नहीं बढ़ाया जाता है. इनफैक्ट ओके, इवन स्मॉल 1% भी नहीं बढ़ाया जाता है. इसका मीनिंग क्या है, हम इसी मेथड से बस स्पीड को कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं. बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज बियॉन्ड द रेटेड वन. So you are not allowed to increase the speed. You are not allowed to increase the speed from the rated speed, right? आप उससे नहीं बढ़ा सकते हैं. Correct? Similarly, you can reduce the speed. Nobody will restrict you. You can reduce the speed because we can reduce the input voltage from the rated one. लेकिन इसमें भी एक डिसएडवांटेज है. इसमें भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. इसमें भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. लेकिन मैं एक हिंट्स दे रहा हूं. ये है मान लो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ये है मान लो आपका एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. सो बेसिकली क्या है, फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन वी आर नॉट अलाउड टू स्विच ऑन. वी आर नॉट अलाउड टू स्विच ऑन AC, refrigerator or any appliances when your voltage dip occurs. Voltage dip का मीनिंग आपको पता होगा. What is voltage dip? When voltage falls to a very large value. Okay,
बहुत ज्यादा वोल्टेज कम होगा। सी व्हाट इज द रेटेड वोल्टेज फॉर सिंगल फेज एसी 220। अगर मान लो आपका अवेलेबल वोल्टेज है 110 वोल्टेज, ओके, इफ द अवेलेबल वोल्टेज इज 110, वहां पे अगर एसी को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, बेसिकली यू आर नॉट अलाउड टू स्विच ऑन एनी हाई लोड appliances which is very high load appliances at very low voltage condition। so low voltage में आप यूज नहीं कर सकते, that's why we use what is that stabilizer। हम क्या यूज करते हैं, स्टेबिलाईजर। इनफैक्ट स्टेबिलाईजर का मीनिंग दूसरा होता है, इसको हम एग्जैक्ट वर्ड है वोल्टेज स्टेबिलाईजर विच इज अगेन एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये है आपका एक ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको वोल्टेज स्टेबिलाईजर बोला जाएगा टेक्निकली। ठीक है, करेक्ट। स्टेबिलाईजर एक अलग चीज होता है, स्टेबिलाईजर एक अलग चीज होता है, and what we use it is voltage stabilizer which is nothing but an auto transformer। it is nothing but an auto transformer। so मान लो without using voltage stabilizer, इसी 110 वोल्टेज में अगर आप सप्लाई दे दिए एक एसी को, 1.5 टन वाला एक एसी को सप्लाई दे दिए, तो क्या होगा, क्या होगा, it will burn, it will burn। Why? Why it will burn? AC का कुछ रेटिंग्स तो होगा। मान लो योर AC रेटिंग इज 1.5 किलोवाट एंड यू नो P is equal to VI cos phi। So P is constant, the AC will try to consume same amount of power, but what you are applying, less voltage meaning high current, high current meaning high current in the winding। see in the AC what is there, compressor is there, and compressor is made up of a single phase induction motor। compressor is made up of a single phase induction motor। अगर ये चीज रियलाइज नहीं हो रहा है तो एक मोटर पंप जो कि ट्यूब वेल में लगता है या एक वेल में लगता है, इन ऑर्डर टू पंप द वाटर फ्रॉम वेरी ग्राउंड लेवल टू आपका जो टैंक है, ठीक है, रिजर्व करने के लिए जो टैंक होता है रूफ टॉप में, उस पे पानी जा रहा है, करेक्ट। सो ये पंप भी एक इंडक्शन मोटर है, यू नो वेरी वेल, ये पंप भी एक इंडक्शन मोटर है। तो आप रियलाइज किए होंगे अभी एग्जैक्ट चीज कि जब वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है काफी बार आपका पंप बंद हो जाता है, काफी बार। दैट्स वाई इसीलिए हम कम वोल्टेज में कभी भी पंप को चालू नहीं करते हैं, इट विल डैमेज मीनिंग वाइंडिंग बर्न। सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग घर में, क्या बोलते हैं, नहीं जल गया, पंप जल गया मतलब क्या है, हमको पता है कि वहां पे वाइंडिंग है, वाइंडिंग जल जाता है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो पंप जल गया मतलब वाइंडिंग जल गया। क्यों जल गया, क्योंकि आप वोल्टेज अप्लाई किए थे, इसको चाहिए, इसको रेटेड पावर इसको चाहिए, रेटेड पावर कंज्यूम करने के लिए ट्राई करेगा। सो आपका वोल्टेज क्या है 110 वोल्ट, इसको क्या वोल्टेज चाहिए था, इसका रेटिंग क्या है 220 वोल्ट। सो 220 वोल्ट की जगह अगर 110 वोल्ट अगर आप देंगे देन डेफिनेटली इट विल कंज्यूम वेरी मोर अमाउंट ऑफ करंट। सो I square R losses will be high and motor will damage, means motor will burn, that is the point। okay, are you getting my point, right? So this is the disadvantage of reducing the input voltage। so इसको लिखना है आपको प्रॉपरली, इसको डिफाइन करके लिखना है, ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। okay, so this is the first method of speed control। so from where we started, so let me summarize you what I have taught you so far। so I told you that is the speed of the induction motor is a function of slip and synchronous speed, correct। so firstly I have to vary the speed for a which type of load, tell me, that is a constant torque load, that means it is a constant mechanical load, torque is constant but I have to vary the speed।
So how can I vary the speed? Either by varying the slip or by varying the synchronous speed. So this method is based upon slip control method. This method is based upon slip control method. The final expression for torque I got is T is equal to S V1 square by R2. This is not exactly equal to, it is proportional, right? So यहां पे मुझे क्या करना था, स्लीप को वेरी करना था, तो मैंने क्या चूज किया, पहले V1 को कंट्रोल करने के लिए ट्राई किया, ठीक है, V1 को कंट्रोल करने के लिए मैंने ट्राई किया, एंड ये मेथड आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. नाउ मुझे फिर से स्पीड को कंट्रोल करना है, बट नाउ दिस टाइम नॉट बाय यूजिंग कंट्रोलिंग द वोल्टेज, this time by not controlling the input voltage, but now I am interested to vary the rotor resistance. मतलब एक इंडक्शन मोटर ऑलरेडी बन चुका है, फिर से हम उसका रोटर वाइंडिंग को निकालेंगे एंड एक हाई रेसिस्टिविटी लोड ऐड करेंगे, तब जाके रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना. R2 मतलब क्या है, टेल मी. R2 is nothing but your rotor resistance. So rotor resistance तो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, करेक्ट. सो हाउ कैन आई वेरी द रोटर रेसिस्टेंस, वाइंडिंग मटेरियल को चेंज करेंगे, मतलब स्टेशन A to B हम 10 बार चेंज करेंगे, क्योंकि 10 डिफरेंट स्पीड मुझे चाहिए फ्रॉम स्टेशन A to B. सो एक मैन पावर चाहिए होगा वहां पे. बहुत सारे लोग बस वाइंडिंग करते रहेंगे दिन भर, राइट बस वाइंडिंग करते रहेंगे वो लोग फ्रॉम स्टेशन A to B, एंड आवर कंट्री विल ग्रो इनॉर्मसली, राइट. आर यू थिंकिंग लाइक दैट? नो. जस्ट रिमेंबर आई टॉट यू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, राइट. ऑल्सो आई टॉट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. सो स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करते थे. व्हाई? स्पीड कंट्रोल करने के लिए? नो. इन केस ऑफ स्लीपिंग इंडक्शन मोटर मैंने क्या यूज कर रहा था, मैंने मतलब सब लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. इसका एडवांटेज हम आई थिंक 2-3 बार समझा चुके हैं आपको. सो इससे क्या बढ़ता था, स्टार्टिंग टर्क बढ़ जाता था, स्टार्टिंग करंट कम हो जाता था, इनपुट पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग बढ़ जाता था. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. ओके, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम तो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका रोटर रेसिस्टेंस है, आपका रोटर रेसिस्टेंस है. एंड अभी क्या होगा, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, तो इसको तो अभी जो रोटर ये सर्किट में हमेशा रोटर रेसिस्टेंस बढ़ सकता है, कभी कम नहीं होगा. R2 से कभी कम नहीं हो पाएगा. R2 इज द मिनिमम वन. एंड ये पॉइंटर को अगर हम वेरी करेंगे, जो भी आपका लैब में यूज होता है रेसिस्टर, ओके, उसका टेक्निकल नाम क्या है एग्जैक्टली, क्या है हम भूल गए, जस्ट मिनट, क्लिक नहीं कर रहा है. तो इसको हम वेरी करके रोटर रेसिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं. ओके, करेक्ट. सो R2 वेरी होगा, बट रिमेंबर इन दिस केस वोल्टेज इज कैप्ट कांस्टेंट. वोल्टेज को हम टच भी नहीं करेंगे, सप्लाई को हम टच भी नहीं करेंगे, बस R2 को वेरी करेंगे. एंड दिस इज फॉर योर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. दिस इज फॉर योर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. सो लिसन टू मी केयरफुली. Torque is directly proportional to SB1 square by R2, which is kept constant. And in this case, V1 is constant. So I can write here S by R2 is constant. So I can kept it in a box.
सो मान लो इनिशियली आपका स्लिप था S1, रोटर रेसिस्टेंस इटसेल्फ कुछ भी नहीं था, R2 ही था, एंड इन द नेक्स्ट केस S2 हो गया, एंड ये आपका हो जाएगा R2 प्लस R एक्सटर्नल, करेक्ट। दिस इज द कंडीशन फॉर वेरिएशन ऑफ स्पीड बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है। सो अब बताओ ये मेथड में हम स्पीड जो भी होगा C, यहां पे R बढ़ रहा है मतलब S बढ़ेगा, तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई हैव टू इंक्रीज द R, एंड इन ऑर्डर टू मेक दिस टर्म, मेक दिस रेशियो कांस्टेंट, I should increase C. Obviously the slip will increase, so slip increases meaning speed falls. So in this method also I can never increase the speed. Increasing the speed is not at all possible. I can decrease the speed only. Decrease the speed. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग सर ये सारे मेथड यूज होता है रेलवे में, सॉरी ट्रैक्शन में, आजकल यही चीज होता है। कुछ भी एक्सेलरेटर, एस्कालेटर, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, शॉपिंग मॉल में, स्पीड कंट्रोल में यही सब चीज यूज होता है। नो, नाउअडेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स इज डोमिनेटिंग। ओके, so basically we are using the power electronics technology in order to control the drive. Okay, basically we are using the power electronics technology to control our drive. Controlling the drive means controlling the speed. Okay, ये सारे मेथड यूज नहीं हो रहा है आजकल, लेकिन कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है, जितना भी ये मेथड यूज हो रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज सेम थिंग ओनली। Okay, are you getting my point? Now tell me, what is the disadvantage of using rotor resistance? Not rotor resistance, external resistance. What is the disadvantage of using external resistance? What is the disadvantage of using external resistance? So obviously external resistance में क्या होगा, external resistance अगर हम यूज करेंगे क्या होगा, उसमें करंट तो फ्लो होगा ही, करंट अगर फ्लो होगा then I square R losses will be there. I square R losses will be there. ठीक है, अगर I square R losses होगा तो लॉसेस एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा लॉसेस हो रहा है, इसका मीनिंग एफिशिएंसी कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड, सो एफिशिएंसी कम होगा। सो द यूज ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज लो एफिशिएंट मेथड, low efficient method. Okay, it is a very less efficient method. इससे efficiency हमेशा कम होगा, नहीं बढ़ेगा, that is the case. So basically we never prefer to control the speed by using external resistance because this is a very less efficient method. Why? Because their power losses will be there. Because of this I square R losses, यहाँ पे ओमिक लॉसेस या कॉपर लॉसेस हो रहा है, अगर लॉसेस होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो वी शुड नेवर प्रेफर दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, वी शुड नेवर यूज दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ओके, नाउ राइट डाउन सम क्वेश्चन।
6 pole then find the speed at 300 volt. Then find the speed at 300 volt. Okay, this is the first question. ऑलरेडी इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर. रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टेल मी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो यहाँ पे क्या वेरी हो रहा है, वोल्टेज इज वेरिंग. Initial supplied voltage was 400 volt, and in this case the supply voltage is how much, 300 volt. So this question is based upon voltage control method. So tell me, what is the conditions for voltage control method? It is given by SB1 square is constant. So what is S1? It is the slip in the first case, which is given by Ns minus N1 divided by Ns. So N1 क्या है यहाँ पे, N1 is how much, 950 RPM, and Ns is how much, it is given by 120 F by P. So it is 120, frequency is 50 and number of poles are 6. So ये क्या होगा, 1000 RPM. It would be 1000 RPM, right? So what will be the slip? S1 will be 50 by 1000. So ये क्या होगा, 1 by 20. It would be 1 by 20. करेक्ट. सो मुझे क्या चाहिए, आई नीड द स्पीड एट 300 वोल्ट. सो द इनिशियल वोल्टेज इज हाउ मच, 400 वोल्ट. द वोल्टेज इन द सेकेंड केस इज 300 वोल्ट. इनिशियल स्लिप इज हाउ मच, 1 by 20. तो एंड द नेक्स्ट स्लिप इज आई डोंट नो. अगर वही स्लिप पता चल जाएगा देन आई कैन गेट द स्पीड एज वेल. अगर वही स्लिप पता चल जाएगा देन आई कैन गेट द स्पीड एज वेल, राइट. सो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली. S2 will be how much, SV1 by V2 square. S1 into V1 by V2 square. S1 का वैल्यू क्या है, S1 का वैल्यू है 1 by 20. V1 का वैल्यू क्या है, what is the value of V1? It is 400 by 300. So इसका वैल्यू क्या होगा, 1 by 20 into 16 by 9. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 by 45. करेक्ट है. तो स्लिप का वैल्यू क्या आ गया, 4 by 45. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द स्पीड. N2 विल बी Ns into 1 minus S2. So it will be
1000 इंटू 1 माइनस 4/45, तो इसका आंसर क्या आएगा 1000 इंटू 41/45. ओके, so the answer becomes how much? 9 ja 200. It is 8200/9. इसका आंसर आएगा 9 9 जा 81, 10 9 1 जा 10, 9 1 जा 10, 911 आरपीएम, 911 आरपीएम. तो पहला स्पीड क्या था आपका 950 आरपीएम. सो पहला स्पीड आपका क्या था 9/4, हाँ पहला स्पीड क्या था 950 आरपीएम एंड सेकंड केस में आपका स्पीड क्या हो गया 911 आरपीएम. ओके, so you can cross check it, right? So this is the first question. Now let's solve another question. Rotor resistance control. This question is based upon rotor resistance control. Find R external. Find external resistance. Okay. Now motor has to operate at 800 RPM. Find external resistance. So this question is based upon external resistance control, and we know what is the condition. It is S by R is equal to constant. So क्या होगा इसका आंसर? Next step क्या होगा? It will be S1 by R2 is equal to S2 by R2 plus R external, right? So S1 क्या होगा अब बताओ, S1 कैलकुलेट करो. So S1 का वैल्यू क्या होगा, द स्पीड इज 950 आरपीएम. सो S1 का वैल्यू क्या होगा 50 बाय मीनिंग ns माइनस n क्या होगा 50 बाय 1000. सो S1 का वैल्यू होगा 120, 1/20 एंड S2 का वैल्यू क्या होगा 20 बाय 100, सॉरी 20 बाय 1000. सो वो हो जाएगा 1/5. ओके 1/5. So I can write here R2 plus R external will be how much? S2 by S1 into R2. So S2 by S1 क्या होगा, S2 is your 0.2, S2 by S1 ना, S2 by S1 is equal to 20 by 4 is equal to 4, right? S2 by S1 क्या होगा 4 होगा. So 4 times of R2 it will be 0.8 ohm. That implies
R external will be 0.8 minus 0.2. It would be 0.6 ohm per phase. And in fact, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? It would be 0.6 ohm per phase. So the answer would be 0.6 ohm per phase. So in this class we will be discussing only the slip control. Next class में हम क्या करेंगे? Synchronous speed control डिस्कस करेंगे, ठीक है? Now write down the method 3. So method 3 is rotor EMF injection. रोटर ईएमएफ इंजेक्शन, इसका मीनिंग है इनपुट इन सी, पहला मेथड का डिसएडवांटेज क्या था? वोल्टेज को हम रिड्यूस करेंगे तो हाई करंट लेके मोटर डैमेज हो जाता था, लेकिन अभी हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? रोटर ईएमएफ, रोटर में बस ईएमएफ को इंजेक्ट करेंगे. सो पहले मान लो आपका रोटर ईएमएफ था E2 एंड ईएमएफ इंजेक्ट किए, दैट इज EI. सो ये तो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर. सो मे बी दिस E1 इज इन फेज विद E2 और मे बी इट इज नॉट इन फेज विद E2. सो E2 एंड EI का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ER. सो ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा एंड वी नो दैट टॉर्क का एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2 square by R2. Now consider R2 to be R2 held constant and torque is also constant. So I can write here SE2 square is equal to constant. SE2 square is equal to constant. So initial केस में क्या है? ये S1 E2 square is equal to, सेकेंड केस में क्या होगा? S2 into E2R square, right? So I don't know whether the E2R would be less than E2 or more than E2. It depends upon whether the injected voltage is in phase with E2 or out of phase with E2. So मान लो क्या है in phase and out of phase? ये है आपका E2. Okay? So suppose I want to make this voltage in phase. इन फेज करेंगे मतलब ये है आपका इन फेज, फेज डिफरेंस जीरो होगा. किसका? इंजेक्टेड वोल्टेज का. सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अभी? E2 प्लस EI. ओके, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. सो रिजल्टेंट EMF अगर इंक्रीज होगा, स्लिप क्या होगा? डिक्रीज होगा. स्लिप अगर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा. सो वोल्टेज सी, इंजेक्टेड वोल्टेज इन फेज में होगा EI इन फेज, स्पीड इंक्रीज होगा. EI आउट ऑफ फेज, स्पीड डिक्रीज करेगा. सिंपल चीज है, ये सिंपल चीज है. सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या होगा? मान लो ये है आपका इंजेक्टेड वोल्टेज EI, लेकिन यहां पे जो इंजेक्टेड वोल्टेज है दिस इज आउट ऑफ फेज विद द रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज. This EI is in out of phase with the rotor induced voltage E2. So यहां पे क्या होगा? टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज डिक्रीज होगा. टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज अगर डिक्रीज करेगा देन स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा. नहीं, रिजल्टेंट वोल्टेज अगर डिक्रीज करेगा स्पीड आल्सो डिक्रीजेस. सो दिस इज द केस. ऑलरेडी हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड डिस्कस कर चुके थे. सो ये मेथड भी सिंपल है. यहां पे बस क्या डिफरेंट है? यहां पे रोटर का वोल्टेज चेंज होगा, इनपुट वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट एंड दैट टू दिस रोटर वोल्टेज मे बी इट डिपेंड्स अपॉन द इंजेक्टेड वोल्टेज व्हिच मे बी इन फेज विद द रोटर वोल्टेज और आउट ऑफ फेज विद द रोटर वोल्टेज. ओके, all of you are getting my point? Okay, so in this class we discuss the speed control of induction motor by varying the slip.
In the next class, we will be discussing the speed control of induction motor by varying the speed, synchronous speed. Okay, now we varied the slip only. In the next class, we will be discussing the speed control of induction motor by varying the synchronous speed. So thank you all of you for watching this video and keep on learning. Again, thank you.